चलो देखो इधर देखो ना। बेटा अब तक अपन क्या देख रहे थे, एक तरीका से इंडस वैली बन कैसे रही, पूरी प्रोसेस देख रहे थे किस तरीके से इसका निर्माण हो रहा है। यहाँ देखने से देखो अपन को क्या कि यहाँ अपन को चीजें स्पष्ट कैसे होती हैं। तो पहले तो अपन को देखना है बेटा कि इंडस वैली जो है इसके अंतर्गत हमें पढ़ना क्या क्या है। तो पहले तो अपन को पूरा कंटेंट एक सीरीज वाइज कि हमें इसके अंदर पढ़ना क्या क्या, नहीं भूल ही जाते कि हमें पढ़ना क्या, क्वेश्चन किस तरीके से आएंगे, कहाँ से निकल कर आएंगे। देखो पहले तो हमने देखना है कि इसका बैकग्राउंड पृष्ठभूमि जो अपन देख चुके हैं कि पृष्ठभूमि इसकी कैसे निर्मित हो रही। तो पृष्ठभूमि के लाने बेटा बनाने के लिए अपन ने देखा था कि यहाँ सोथी संस्कृति के लोग हो गए, कायथा संस्कृति के लोग हो गए, जोरवे संस्कृति के लोग हैं। तो उन सब ने मिलकर क्या बेटा यहाँ एक संस्कृति का निर्माण किया और संस्कृति से फिर क्या हो गई बेटा सभ्यता में तब्दील हो गई। तो पहले गांव, गांव से शहर में। तो एक बैकग्राउंड पहले से अपन जो काफी टाइम से देख रहे हैं, तो वो एक बैकग्राउंड किसके लाने तैयार हो गया बेटा, इंडस वैली के लाने तैयार होगा। अब बेटा यहाँ अपन ने देखा कि यहाँ उत्पत्ति से संबंधित कि इसका किस प्रकार से ओरिजिन हुआ, उसकी बेस पर अपन ने देखे थे विभिन्न सिद्धांत कि अगर देखा जाए फॉरेन थ्योरी जो विदेशी जो सिद्धांत जो लोग थे उन लोगों ने दिए, इंडियन थ्योरी अपनी ये स्वदेश सिद्धांत भी दिया और आर्यों ने और द्रविड़ वाला भी था। तो बेसिकली इन्होंने चार जो सिद्धांत थे इस बेस पर इन्होंने ये बताया कि बेटा सिंधु घाटी सभ्यता का क्या हुआ, निर्माण हुआ। बट इनमें सर्वाधिक सर्वमान्य मत अपना कौन सा बेटा, इंडियन थ्योरी या स्वदेशी सिद्धांत, भारतीय सिद्धांत क्या बेटा तार्किक सिद्ध होता है कि साइंटिफिकली कि बेटा ऐसा रहा होगा, तो वास्तविकता वाला अपना सिद्धांत नजर आता है। इसके बाद फिर बेटा अपन को क्या देखना था, परिचय। क्या परिचय देखना है कि इसमें सिंधु घाटी सभ्यता है तो इसका किस तरीके से निर्माण हुआ। देखो बेटा परिचय के लाने देखा जाए तो सर्वप्रथम इस सिंधु घाटी सभ्यता को के एक जो व्यक्ति थे जिनका नाम था चार्ल्स मैसॉन। कौन बेटा, चार्ल्स मैसॉन ने सर्वप्रथम 1826 में, कब बेटा 1826 में 1827 में बेटा उन्होंने बताया था कि इधर जो क्षेत्र है इस वाला पूरा इंडिया और जो पाकिस्तान इस वाले क्षेत्र में वहां उनको कुछ ईंटें वगैरह नजर आई थी और ईंटें वगैरह उनको नजर आएंगी। तो फिर उन्होंने बताया कि यहाँ जो ईंटें ऐसी नहीं लग रही कि एट प्रेजेंट वाली टाइम वाली हो, इन ईंटों को ब्रिक्स को देखने पर ऐसा लगता है कि कोई यहाँ प्राचीन सभ्यता या देखा जाए कोई पुरानी सभ्यता रही होगी। तो इसको समझने के लिए उन्होंने अपना विचार दिया। बट बेटा कब दिया इन्होंने, 1826 में। 1826 का मतलब समझ रहे ना कि यहाँ किसका वर्चस्व था बेटा, अंग्रेजों का। किसका था बेटा, अंग्रेजों का वर्चस्व था। जब अंग्रेजों का वर्चस्व था तो अंग्रेज नहीं चाहते हैं कि भारतीय लोग इतिहास, संस्कृति या अन्य चीजों में आगे बढ़े। तो इस वजह से देखा जाए इस चीज पर ज्यादा जोर नहीं दिया गया और 1826 में इन्होंने क्या कर दिया गया बेटा, इस बात को इग्नोर कर दिया गया। फिर बेटा 1826 के बाद फिर देखोगे तो 1856 का बेटा जॉन विलियम ब्रेंटन, एक अंग्रेजी सिपाही कहा जाए तो वो व्यक्ति क्या बेटा कि यहाँ भारत से होते हुए पाकिस्तान और गांधार होते हुए उस साइड जा रहा था। तो उस साइड जा रहा था और उस टाइम क्या था कि एक रेलवे लाइन का भी निर्माण किया जा रहा था। क्या, रेलवे लाइन का भी निर्माण किया जा रहा था और लाहौर से कराची की भी तो उस साइड एक रेल बनाई जा रही थी। तो जब उसको पटरी बिछाई जा रही है तो वहां बहुत सारी ईंटें निकली और जब ईंटें निकली हैं तो उन ईंटों को देखा गया तो उनका स्ट्रक्चर सब कुछ एकदम अलग था, बढ़िया ईंटें थी। तो उसने जॉन विलियम ब्रेंटन ने उस टाइम जो पुरातत्व जो सर्वेक्षण विभाग के जो अध्यक्ष थे, आर्कोलॉजिकल जो था डिपार्टमेंट उसके थे बेटा अलेक्जेंडर कनिंघम। कौन थे बेटा, अलेक्जेंडर कनिंघम। तो अलेक्जेंडर कनिंघम को इस बात की सूचना दी गई कब बेटा, जिनका टाइम पीरियड था 1853 से लेकर 1856 का, 1853 से लेकर का बेटा। हाँ, तो अलेक्जेंडर कनिंघम को जो देखा जाए तो यहाँ इन्होंने क्या दी गई बेटा, अलेक्जेंडर कनिंघम को सूचना दी गई और इस सूचना के बेस पर उन्होंने इस बात को क्या कर दिया, नकार दिया। क्या कर दिया बेटा, उसका कारण भी है क्योंकि देखो बेटा टाइम पीरियड क्या है 56, कितना है बेटा 56, और जॉन विलियम ब्रेंटन ने भी कब दी बेटा 56 में दी। और 56 वाला वो टाइम पीरियड चल रहा है बेटा जब हमारा 17 वाला क्या वो रिवोल्ट नजदीक है, 1857 वाला विद्रोह भी नजदीक है। तो इस वजह से और थोड़ा सा वो नहीं चाहते हैं कि इतना सारा पैसा खर्च हो और यहाँ की जानकारी के लाने कोई नए अधिकारियों को अपॉइंटमेंट करना पड़ेगा, नए अधिकारियों को अपॉइंटमेंट करना न लगेगा तो इसका मतलब है कि उसमें खर्चा लगेगा। तो इस वजह से अंग्रेज अधिकारी नहीं चाहते कि ऐसे काम हो जो भारत के फेवर में हो। तो इस बात को लेकर बेटा
अलेक्जेंडर कनिंघम ने देखा जाए जॉन विलियम ब्रेंटन, इनकी बात को क्या कर दिया गया बेटा, त्याग दिया गया, इग्नोर कर दिया गया। और जब इग्नोर किया गया तो इसी बात को चल के बेटा देखा जाए तो आगे चल के 1921 और 22 के मध्य इस बात को फिर से उठाया जाता है। और इस बात को फिर से उठाया जाता है तो बेटा यहाँ के अधिकारी हैं सर जॉन मार्शल। कौन है बेटा, सर जॉन मार्शल यहाँ के नए आर्कोलॉजिकल डिपार्टमेंट के चेयरमैन अध्यक्ष इनको बना दिया गया। और इस वेद पर जब इनको पता लगाया गया तो फिर इन्होंने इस बात पर थोड़ा ध्यान दिया कि वास्तव में कोई सभ्यता है ऐसे कि यहाँ से बहुत सारा बड़ी मात्रा में ईंटें ब्रिक्स वगैरह प्राप्त हो रही हैं, तो इसको हमें क्या बेटा समझने की जरूरत है। तो देखा जाए तो सर जॉन मार्शल ने इस चीज पर ध्यान दिया और ध्यान देने के लाने उन्होंने इसके लाने कुछ अधिकारी भी अपॉइंटमेंट किए। जैसे बेटा किसको बेटा, जैसे देखा जाए तो दयाराम साइनी को किसके लाने बेटा 1921 में अपॉइंटमेंट किया। इनको एक एरिया सौंप दिया गया कि इस एरिया के अंतर्गत तुम्हें क्या करना है, वहां जाकर और ऑब्जर्वेशन सर्वेक्षण करना है, जाके और वहां देखना है कि कौन कौन सी ईंटें निकल रही हैं, कौन कौन सी एविडेंस निकल रहा है वहां के बारे में। तो दयाराम साइनी ने 1921 में पहला नगर खोजा बेटा, कौन सा, हड़प्पा। हड़प्पा नगर के नाम पर ही इसको क्या बोला जाने लगा बेटा, हड़प्पा सभ्यता नाम पड़ गया। इसके बाद फिर बेटा देखा जाए तो राखल दास बनर्जी, कौन बेटा, राखल दास बनर्जी को अगला जो क्षेत्र है 1922 में दिया गया। तो इन्होंने क्या निकाला बेटा, मोहनजोदड़ो इन्होंने खोज निकाला। इस तरीके से देखा जाए तो 1922 में इन्होंने एक नया क्षेत्र मोहनजोदड़ो की जो खोज कर दी गई और इस बेस पर अब एक बैकग्राउंड पृष्ठभूमि तैयार हो गई है और अब लग रहा है कि यहाँ कोई सभ्यता है, इस पे काम करने की जरूरत है। तो यहीं से देखा जाए तो फिर अब इस पर काम करना स्टार्ट कर दिया गया। तो नए नए नगर मिलना क्या होगा बेटा, स्टार्ट हो गए। जिसमें अपन ने बेसिक देखा, जैसे आलमगीरपुर कहाँ है बेटा, उत्तर प्रदेश में हो गया, ठीक है। राखीगढ़ी कहाँ हो गया बेटा, हरियाणा में हो गया, ठीक है। धौलावीरा आपका कहाँ हो गया बेटा, धौलावीरा कहाँ है, गुजरात में हो गया। लोथल कहाँ है बेटा, गुजरात में भोगवा नदी के तट पर हो गया। चंद उधड़ो कहाँ है बेटा, हाँ पाकिस्तान में सिंध प्रांत में, कौन सा बेटा, चंद उधड़ो। तो इस तरीके से देखा जाए तो विभिन्न नगर क्या खोजे गए और उन नगरों के आधार पर फिर एक जो पृष्ठभूमि निर्मित हुई उसी बेस पर नाम दे दिया गया बेटा हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता। दो नाम है, एक हड़प्पा सभ्यता और दूसरा कौन सा बेटा, सिंधु घाटी सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता की अगर बात की जाए तो सर्वप्रथम कौन सा नगर मिला बेटा, हड़प्पा मिला। तो इस बेस पर उसको नाम क्या दे दिया गया, हड़प्पा दे दिया गया। और सिंधु घाटी सभ्यता नाम क्यों दे दिया गया, क्योंकि इस जो विकसित हुई इसका जो डेवलपमेंट हुआ वो कौन बेटा, सिंधु नदी के आसपास हुआ। तो इस आधार पर इसको क्या नाम दे दिया बेटा, सिंधु घाटी की सभ्यता नाम दे दिया गया। तो इस बेस पर देखा जाए तो यहाँ तक कि सिंधु घाटी सभ्यता जो है इसका एक इंट्रोडक्शन की ओवरऑल बनी कैसे थी और इसका किस किस तरीके से खुदाई हुई और किस किस तरीके से इसके अलग अलग नगरों का निर्माण हुआ। तो पहला अपन देखा जाए हड़प्पा मिला और दूसरे नंबर पे कौन सा बेटा, मोहनजोदड़ो मिला। तो बेसिकली इसकी पृष्ठभूमि के अंतर्गत जी। दूसरा जब इनको खोदा गया बेटा, खोदने के बाद फिर अपन ने देखा कि वहां शहर बने कैसे, तो उस पर भी इन लोगों ने काम किया। फिर वहां जो उनको समझ में आया ग्रिड पैटर्न, कैसा बेटा, ग्रिड पैटर्न। तो ग्रिड पैटर्न के बारे में इन्होंने बताया कि जो यहाँ के लोग हैं वो सड़कों को किस तरीके से बनाते हैं, लोगों के कार्यों को किस तरीके से व्यवस्थित करते हैं, ट्रेड एंड कॉमर्स का काम किस तरीके से करते हैं, और यहाँ की सड़कें एक दूसरे को कितने एंगल पर इंटरसेक्ट करती थी बेटा, कितने डिग्री पर एक दूसरे को काटती थी, 90 डिग्री पर। क्या, तो राइट एंगल पर यहाँ की जो सड़कें रोड वगैरह हैं एक दूसरे को 90 डिग्री एंगल पर इंटरसेक्ट करती थी, एक दूसरे को काटती थी। तो इस आधार पर अपन ने देखा था बेटा क्या, यहाँ का नगरीकरण देखा था। अब बेटा यहाँ की अपन ने देखे थे प्रमुख नगर कुछ, तो प्रमुख नगर लगभग कितने थे, 7 प्रमुख नगर थे जो वहां के बड़े नगर अर्बनाइजेशन के लाने माने जाते हैं, शहरीकरण के लिए मुख्यतः माने जाते हैं। अब बेटा देखो, अब आती है अगली कौन सी बेटा, सोशल लाइफ। कौन सा बेटा, सोशल लाइफ, इकोनॉमिक लाइफ, और इसके बाद अपन आगे देखेंगे पॉलिटिकल लाइफ, रिलीजियस लाइफ, इन सारी विभिन्न जीवन। तो बेटा सिंधु घाटी सभ्यता के लोग हैं। अब जैसे आज का समाज है तो आज के समाज को उस वाले समाज से कंपैरिजन की जाएगी कि आज का समाज कैसा, उस टाइम का समाज कैसा था। तो सोशल लाइफ को समझने की जरूरत है। जैसे एट प्रेजेंट वाला टाइम अगर देखोगे तो यहाँ जैसे बेटा वर्तमान समय के अंतर्गत आप देखोगे तो वर्तमान समय में हमारा सामाजिक जीवन है क्या। देखो बेटा आवाज मत कीजिएगा, इधर देखिएगा। अगर इसको एट प्रेजेंट वाले अगर समाज से हम कंपैरिजन करेंगे वर्तमान समाज पे, तो वर्तमान समाज में तुम्हें क्या नजर आता है बेटा, एक तो हमें जाति व्यवस्था नजर आती है। क्या आती है बेटा,
जाति व्यवस्था नजर आती है कि, और इस समाज के अंतर्गत बेटा देखोगे तो जाति, कुछ समाज में मनोरंजन के भी साधन रहेंगे, क्या बेटा, मनोरंजन के। इसके अलावा यहाँ के लोगों का खान पान भी समझ में आएगा। समाज की बात चल रही है ना, तो समाज में होता क्या क्या है, समझ रहे ना बात को, कि यहाँ के समाज को किस तरीके से वर्गीकरण किया गया बेटा। तो यहाँ इनका जो डिवीजन है, वर्गीकरण है, तो एट प्रेजेंट वाले तो हमारे जाति आधारित पर है, अलग अलग समुदाय में अलग अलग जाति के लोग विद्वान हैं, तो वो वाला। कुछ लक्षण हम देख सकते हैं कि वर्ण व्यवस्था के भी मिलते हैं, वर्ण सिस्टम किसके बेटा, वर्ण व्यवस्था के भी मिलते हैं। तो वर्ण व्यवस्था के देखते हैं अपन कि ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र में इसको डिवाइड कर दिया जाता है। ऐसे ही होता है ना, जैसे तुमने देखा होगा कि कुछ वाहन चलते चलते किसी गाड़ियों पर लिखा होता है क्षत्रिय। क्षत्रिय का मतलब यहाँ ये लगाया जाता है कि उनकी जाति से नहीं लगाया जाता है। क्षत्रिय का मतलब ये लगाया जाता है कि वो लड़ने में पारंगत है, चलते चलते किसी को भी पीट देगा, समझ रहे ना बात को। तो इस वजह से वो अपनी वाहन पर क्या लिख लेते बेटा, क्षत्रिय। किसी वाहन पर देखोगे ब्राह्मण, तो इसका मतलब है कि वो ब्राह्मण वर्ग से बिलोंग कर रहा, मतलब पढ़ा लिखा है, क्या बेटा, पढ़ा लिखा है। कोई वैश्य कुल से वैश्य हो गया, तो इसका मतलब है वो बिजनेस वाला हो गया। कोई शूद्र कुल से, मतलब इसका मतलब है वो सर्विस प्रोवाइडर हो गया, सर्विस देने वाला हो गया। तो यहाँ देखो अलग अलग नाम। अगर इंडिया के वर्तमान समय की अगर कंपैरिजन करेंगे, तो यहाँ अगर इस तरीके से उसने लिखा है, तो इंडिया में अगर वो क्षत्रिय लिख रहा है, ब्राह्मण लिख रहा है, तो आज का समाज जो यहाँ इसको वर्ण व्यवस्था से कंपैरिजन नहीं करेंगे। किससे नहीं करेंगे, क्योंकि हमारे यहाँ क्या होगी, जाति आधारित व्यवस्था होगी। तो ज्यादातर प्रभाव किसका रहेगा बेटा, जाति का नजर आएगा। जबकि अगर देखा जाए बेटा, तो यहाँ वर्ण व्यवस्था के साथ साथ दोनों है, जाति व्यवस्था भी है। तो यहाँ इंडिया के अंतर्गत सर्वाधिक जो व्यवस्था प्रचलन में बेटा कौन सी है बेटा, जाति व्यवस्था निकल कर आती है। तो यहाँ का जो समाज जाति आधारित है, मनोरंजन के साधन है, खान पान बनो का है, ठीक है। इसके अलावा कुछ और भी चीजें जिससे हम उनका क्या लगा सकते हैं बेटा, समाज का। जैसे समाज में एक अपन और देख सकते हैं शिक्षा, क्या समाज का अंग तो शिक्षा है ना, ठीक है। इसके अलावा खान पान में भी अपन देख सकते हैं बेटा वेज और नॉन वेज, क्या देख सकते हैं बेटा, वेज और नॉन वेज के यहाँ कुछ शाकाहारी होते हैं और कुछ क्या होते हैं बेटा, मांसाहारी होते हैं। तो अगर वर्तमान समाज में देखा जाए तो हजारों प्रकार की जो जातियां निकल कर आती हैं, क्या उस टाइम भी जाति वाले लोग थे, क्या उस टाइम वाले भी धर्म वाले लोग थे, क्या उस टाइम ऐसी व्यवस्था थी, वो क्या उस टाइम का खान पान ऐसा था। इन चीजों के बारे में अपन को किसको पढ़ना है, सिंधु घाटी सभ्यता को। तो जैसे अपन देखेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता की अगर बात की जाए, तो यहाँ तो पहले अपन को देखना बेटा समाज के बारे में, क्या समाज के बारे में। तो देखो यहाँ समाज के बारे में कुछ एविडेंस मिलती है। यहाँ देखिए अपन ऐसे नहीं कि तुक्का लगा के मार दिया कि थे, नहीं, वहां जो एविडेंस मिले हैं उन एविडेंस के आधार पर, साक्ष्य के आधार पर अनुमान लगा रहा है कि वहां के लोग कैसे थे, समझ में आई ना। तो जैसे वहां क्या है कि कुछ व्यक्ति ऐसे होंगे जैसे पुरोहित वर्ग जैसी व्यवस्था है, तो कुछ एविडेंस ऐसे मिले हैं, जैसे कुछ जो टेराकोटा मृत, मिट्टी के मृतभांड हैं, उन पर लिखा हुआ पड़ा है। तो इससे एक मत जे मान लिया जाता है बेटा, एक विचार मान लिया जाता है कि जब उन चीजों पर लिखा पड़ा है, स्क्रिप्ट लिपि भी विद्वान है उनकी, जब लिख रहे हैं तो लिपि रही होगी क्रिप्टोग्राफिक, उनकी जो पिक्टोग्राफिक उनकी जो लिपि थी, तो उसके आधार पर भाव चित्रात्मक जो लिपि थी। तो इसका मतलब मान लिया जाता है कि वहां बेटा एक एजुकेशन के तौर पर देखा जाए तो कहीं पढ़ा लिखा जो व्यक्ति है वहां विद्वान रहा होगा, समझ रहे ना। तो एक वहां अगर डिवाइड किया जाए, वर्गीकरण किया जाए, तो पहला वहां का वर्ग निकल कर आएगा एजुकेटेड पर्सन या एजुकेशन के रूप में विद्वान व्यक्ति, क्या बेटा, विद्वान व्यक्ति। तो एक तो पहली वहां अगर वहां के हम समाज को कंपैरिजन करेंगे तो वहां कौन निकल कर आता है बेटा, विद्वान व्यक्ति की देखा जाए तो वहां पढ़े लिखे लोग भी रहे होंगे, पहला वर्ग। दूसरा वक्त बेटा देखा जाए तो वहां क्या था कि वहां खुदाई के दौरान, माइनिंग के दौरान देखा गया बेटा विभिन्न प्रकार की बोन्स वगैरह मिली। जब विभिन्न प्रकार की बोन्स वगैरह मिली, बहुत सारी बोन्स वगैरह मिली है, तो इसका मतलब ये भी मान लिया जाता है कि वहां के जो लोग हैं वो लड़ने में भी रहे होंगे, पारंगत रहे होंगे। तो एक तरीका से देखा जा सकता है कि वहां के लोग कैसे रहे होंगे, युद्ध प्रिय या क्षत्रिय रहे होंगे, ठीक है ना। तो ऐसी व्यवस्था एविडेंस के तौर पर वहां देखा जाता है कि जब बोन्स वगैरह, हड्डियां वगैरह बड़ी मात्रा में मिली है, तो क्या बेटा कि वहां वो चीजें रही होंगी। इसके अलावा अपन देख पाएंगे बेटा, अगला देखो बेटा कि जो वाणिज्यिक वर्ग है, कॉमर्शियल है, तो वाणिज्यिक जो व्यक्ति हैं या जो व्यापार का वर्ग काम करते हैं, तो वहां एक बात अनुमान ये लगा लिया जाता है, क्योंकि भारत का ट्रेड एंड कॉमर्स कहाँ होता था बेटा, मेसोपोटामिया हो गया, ठीक है, वहां इसके अलावा फारस की खाड़ी वगैरह, ओमान हो गया, मस्कट हो गया, जो पीछे वाली जो वेस्टर्न कंट्री है उनके साथ ट्रेड एंड कॉमर्स चलता था। तो इसका मतलब है कि वहां जो व्यक्ति था, तो एक बिजनेसमैन भी कहाँ रहा होगा बेटा, वहां रहा होगा। तो एक जो वर्ग डिवाइड किया उन्होंने, बिजनेस वर्ग के रूप में उन्होंने डिवाइड किया। इसके अलावा बिजनेस वर्ग के लाने बेटा हेल्प के लाने व्यक्ति जरूरत पड़ेगी, तो मजदूर वर्ग, कौन सा बेटा, मजदूर वर्ग जिसे देखा जा सकता है श्रमिक या लेबर, क्या
लेबर वर्ग। तो इस तरीके से देखा जाए वहां के समाज को मुख्यतः 4 भागों में कि विद्वान वहां नजर आते हैं कि पढ़े लिखे लोग, क्षत्रिय के लड़ने में पारंगत रहने वाले वो लोग नजर आते हैं, और वाणिज्यिक मतलब बिजनेसमैन भी कहां बेटा वहां रहे होंगे। और इसके अलावा मजदूर या श्रमिक वर्ग, क्योंकि अपन ने देखा था कि जब वहां अर्बनाइजेशन हो रहा था तो अर्बनाइजेशन का 2 पार्ट्स में किया गया था, एक ईस्टर्न पार्ट और दूसरा वेस्टर्न पार्ट। वेस्टर्न पार्ट में अपन ने देखा था सैतीर या जो बड़े बड़े सिटाडेल जो बनाए जा रहे थे, दुर्ग वगैरह बनाए जा रहे थे, वो वेस्टर्न वाले पार्ट में थे। और ईस्टर्न वाले पार्ट में कौन होते थे बेटा, हाँ लेबर जो हो गए, बिजनेस जो सामान्य व्यक्ति हो गए, नॉर्मल वहां के जो पीपल हैं, आम व्यक्ति हैं, उनको वहां रखा गया था। तो इस आधार पर लगा लिया जाता है कि बेटा वहां क्या बेटा कि देखा जाए तो विभिन्न मजदूर वर्ग भी वहां रहा होगा। लेकिन एक बात तो है बेटा कि वहां जाति आधारित व्यवस्था के तो कुछ एविडेंस नहीं मिलती है। समझ में आई ना बात को? देखो अब तुम एक बात समझना जरा ध्यान से, देखो कि साइंस भी क्या बेटा, साइंस भी धर्म की व्याख्या कर देता नहीं। साइंस अगर देखोगे तो किसी के डीएनए की व्याख्या कर देता है, डीएनए के अलावा किसी का कुछ भी खो जाए ना तो साइंस व्याख्या कर देता है। इस बात पर जाति पर साइंस भी नहीं चलती है। क्या नहीं चलती है? साइंस भी नहीं चलती। अगर समझने वाली बात है कि आज हम जो जाति में बटे हुए हैं उसको साइंस भी नहीं खोज पाया कि सिंधु घाटी सभ्यता में क्या जाति थी। समझ रहे हैं ना बात को? तो मतलब एक देखा जाए तो हमारे समाज को वर्गीकरण करने वाला या इसको देखा जाए समाज को छोटे छोटे भागों में तोड़ने वाला जाति व्यवस्था ने एक विशाल रूप ले लिया है भारत के अंतर्गत एट प्रेजेंट टाइम में। तो वहां तो इस आधार पर देखा जाए इन सब की साइंस को व्याख्या कर रहा है या वहां के जो एविडेंस मिल रहेंगे उस बेस पर। लेकिन इस चीज का आज तक अनुमान नहीं लगा पाया कि वहां जातियां कितनी थी, कितनी जाति के लोग रहा करते थे। कह सकते हैं अपन कि जाति को इन्हीं में मान लेंगे कि विद्वान वर्ग की एक अलग जाति हो गई, इसके अलावा क्षत्रिय वर्ग की एक अलग जाति हो गई, वाणिज्य कॉमर्शियल वर्ग की एक अलग जाति हो गई है, इसके अलावा मजदूर वर्ग की एक अलग जाति होगी, है ना। तो वैसे ही तो यहां देखा जाए जब समाज लिखा जाएगा सिंधु घाटी सभ्यता का तो बेटा हेडिंग बनाने पड़ेंगे। क्या बनाने पड़ेंगे? हेडिंग। इन हेडिंगों के अंतर तुम्हें बताना पड़ेगा किस तरीके से कुछ एविडेंस मिले हैं और इस बेस पर वहां लेबर वर्ग रहा है, बिजनेसमैन रहा है, या वहां जो देखा जाए तो क्षत्रिय वर्ण वगैरह भी मिलता है, वहां के जो एजुकेशन पॉलिसी रही है या पढ़ने लिखने वाले क्योंकि स्क्रिप्ट वगैरह भी मिलती है। तो यहाँ अपन को किसका भी करना है बेटा कि एक बताने अपन को लिपि। क्या बताना है बेटा? लिपि। अगर देखा जाए तो स्क्रिप्ट। क्या बताना है बेटा? स्क्रिप्ट बताना है लिपि। और लिपि अपनी कौन सी थी बेटा? पिक्टोग्राफिक। कौन सी बेटा? तो यहाँ की जो लिपि थी बेटा कौन सी थी? भाव चित्रात्मक। कौन सी थी जी बेटा? कई बार क्वेश्चन पूछा गया है ना। तो यहाँ की लिपि थी। तो इसको पढ़ने में बड़ी आज तक समझ रहे ना तकलीफ हुई। आज तक इसको कोई पढ़ नहीं पाया कि ये अक्षर लिखे कैसे थे, किस तरीके से इनको बनाया गया था। तो इस वाले शासन काल में लिपि वगैरह तो एक अपन देखेंगे बेटा कौन सा। अब देखो आवाज नहीं, इधर देखना जरा ध्यान से, पूरा याद करा देंगे। अगर जैसे तुमसे पूछा जाएगा कि सोशल लाइफ के बारे में बताओ तो तुम्हें जी कीवर्ड दे रहा हूं मैं, क्या दे रहा हूं, इन्हीं पर दौड़ना पड़ेगा, इन्हीं पर दौड़ना पड़ेगा, है ना। रटने वाला काम नहीं करना है तुम्हें, क्या ओवरऑल व्यू आंसर लिखने वाली प्रैक्टिस करनी कि हमें लिखना कैसे। तो एक तो अपन देखेंगे बेटा लिपि। क्या बेटा? लिपि। अब लिपि मिली है इसका मतलब ये बेटा कि यहाँ शिक्षा। क्या बेटा? शिक्षा के यहाँ की अगर देखा जाए तो एजुकेशन भी रही होगी ना जब लिपि वगैरह में रही। तो यहाँ अनुमान लगा लिया जाता है कि एक वर्ग जो लिपि जानता था इसका मतलब है बेटा क्या था, वो पढ़ा लिखा था वो व्यक्ति। तो इसका मतलब, और इससे हम देख रहे हैं कि यहाँ एविडेंस के रूप में क्या मिल रहा है बेटा कि विद्वान वर्ग भी देखने को मिल रहा है। तो इसका मतलब है कि यहाँ लिपि जैसी व्यवस्था रही है। इसके अलावा अगला पॉइंट अपन पकड़ेंगे बेटा अगर देखा जाए तो अगला पॉइंट अपन मनोरंजन। कौन सा बेटा? एंटरटेनमेंट। मनोरंजन के लाने तुम लोग बताओ यहाँ क्या करते थे जी लोग? मनोरंजन, टाइम पास करना है। और क्या करते थे टाइम पास के लाने? बताओ, तुम बताओ ना क्या करते होंगे आप। जैसे गांव में होते हैं क्या, तीतुर की लड़ाई, है ना, है ना, हाँ। और हाँ वो चौपाल वगैरह पे बैठकर, है ना, वो सब करना चौपाल पे। ढोल बोल बना लिया, खाल से जो भी मिला उनको बना लिया, वैसा वाला सिस्टम रहा होगा मनोरंजन के लाने। ठीक है ना। तो ऐसे क्या थी कि उस टाइम मनोरंजन के साधन क्या थे बेटा? प्रचलन में थे। ठीक है ना। इसके अलावा मान लो पक्षियों की आपस में लड़ाई करा दी उन्होंने, है ना, पशुओं की दौड़ करा दी है, या मान लो शिकार का मनोरंजन के लाने शिकार पर निकल गए। कहाँ निकल गए? शिकार करने के लाने निकल गएंगे। तो इस बेस पर इनके जो देखा जाए मनोरंजन के साधन अगर देखा जाए तो पक्षी बारे वगैरह हो गए, उनको देखते हुए इनको। इसके अलावा देखेंगे वहां जो चौपाल वगैरह वहां बैठकर टाइम पास कर लिया है। इसके अलावा अपन देखेंगे बेटा कि शिकार वगैरह हो गया, उसमें भी इन्होंने टाइम पास कर लिया गया। तो उस टाइम भी क्या बेटा मनोरंजन के साधन के तौर पर ये देखने को मिलती है। और भी अपन देख सकते हैं कि उस टाइम मतलब ऐसी व्यवस्था रही होगी कि कुश्ती वगैरह। क्या बेटा? कुश्ती वगैरह, एक दूसरे से कुश्ती लड़ रहे हैं तो वो वाली व्यवस्था रही होगी। हाँ
छुपा छुपाई वाला यार ये तो। हाँ, गुल्ली डंडा यार, गुल्ली मिल जाना चाहिए थी, डंडा भी मिल जाना चाहिए था वहाँ, है ना। हाँ जी, एविडेंस अब बुक है कि तुम्हें लोगों को पढ़ा रहे हैं ना, तुम लोग एक काम करना। क्या? नहीं, एविडेंस नहीं मिले, ऐसा मान लिया जाता है कि ऐसा सिस्टम वहाँ रहा होगा क्या। तो ऐसा एविडेंस, समझ रहा है ना बात को, तो ऐसी व्यवस्था क्या बेटा वहां रही होगी। तो मनोरंजन के समझ में आ रहा है ना क्या क्या। अब बेटा तुमसे पूछे, आवाज मत करो, तुम लोग हल्के हल्के खो जाती हो है ना, अपनी याद आ जाती है बचपन के दिन। क्या बचपन के दिन खेले है ना तुम लोग बचपन में, वो खेला ना आम के पेड़ पर चढ़कर डंडा फेंकने वाला गेम, किसने खेला? अच्छा खेला है। हाँ तो वही वाली कहानी तुम लोग याद आ जाती है ना। बच्चियों ने क्या खेला, तुम लोगों ने कुछ ऐसे खेले? क्या खेले? बर्फ पानी वाला बस। गोर्रा का डंडा। अच्छा ऐसा होता, मुझे नाम आज तक पता नहीं, एक आध दो बार खेला मैंने, ज्यादा नहीं खेला है ना। तो वो चीजें थी। तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब तो वो दिन गए है ना, अब तो कौन से दिन आ गए बेटा? मोबाइल वाले। कौन से दिन आ गए बेटा? मोबाइल वाले, हाँ। अच्छा वही होता है, तो कोई दिक्कत नहीं है, गांव में जाकर फिर से वही खेलिएगा। तो देखो बेटा जरा ध्यान से, तो यहाँ पर ने एंटरटेनमेंट के लाने देख लिया, मनोरंजन के लाने क्या करते थे बेटा। इसके अलावा बेटा देखो अगला फैक्ट देखो, तो अगला और क्या करते होंगे ये लोग, तो खान पान क्या बेटा इनका, कि इनका जो फूड वगैरह भोजन वगैरह क्या रहा होगा। तो खान पान के रूप में बेसिक बेटा बेटा जी क्या करते थे, खान पान के लाने दो वर्ड, एक तो बेटा कौन सा था शाकाहारी, और दूसरा कौन सा था बेटा मांसाहारी, वेज और नॉन वेज। तो यहाँ मुख्यतः दो प्रकार के भोजन प्रचलित थे, कौन थे बेटा? तो कुछ लोग शाकाहार का प्रचलन करते थे, शिकार जाके वो भी शिकार करके आ गए वो वाला। और कुछ लोग क्या करते थे बेटा मांसाहार का प्रचलन, है ना। मांसा शाकाहार में खेती को अपन कह सकते हैं कृषि वगैरह, क्या बेटा कृषि वगैरह। और दूसरा पशुपालन भी देख सकते हैं कि इसके लाने इनसे कुछ इनको भोजन जैसी व्यवस्था क्या हो जाती थी, आसानी से प्राप्त हो जाती है। तो मेनली अगर देखा जाए तो उस टाइम के समाज की व्यवस्था को ये नजर आ रहा है कि इस तरीके से उस टाइम का समाज रहा होगा। और इस ये हमें जो चीजें नजर आ रही है बेटा यहाँ, वो किस बेस पर नजर आ रही है बेटा कि वहां हमें जो एविडेंस मिला, उस एविडेंस के आधार पर हम अनुमान लगा रहेंगे कि उस टाइम का समाज ऐसा रहा होगा। बस बस देखिए, तो यहाँ कुछ और इन्होंने बताई हैं कि उस टाइम की ऐसी अवस्थाएं प्रचलन में नहीं थी। जैसे अब ये क्या होता है बेटा बाल विवाह, क्या होता है बेटा चाइल्ड मैरिज। तो चाइल्ड मैरिज के हमें वहां साक्ष्य नहीं मिले, तो अपन नहीं कह सकते कि वहां चाइल्ड मैरिज वाले। हाँ लेकिन ऐसा अनुमान लगाया जाता है वहां महिलाएं जो होती थी, फीमेल वगैरह जो होती थी, उनका बड़ा रिस्पेक्ट होता था। मैटरनिटी मात्र सत्तात्मक जैसी क्या बेटा व्यवस्था रही है, क्योंकि वहां देखा जाए तो कुछ ऐसे एविडेंस मिलते हैं जिस बेस पर अनुमान लगा दिया जाता था कि वहां की जो सोसाइटी है, समाज है, वो मात्र सत्तात्मक है। अर्थात कि वहां की जो पहचान है, वहां की जो बच्चे की पहचान है, वो माता के नाम पर ऐसा अनुमान लगा लिया जाता है। तो बेसिक यहाँ एक वर्ड और मैटरनिटी के लाने यूज करेंगे अपन मात्र सत्तात्मक। कौन सा बेटा मात्र सत्तात्मक। एक मैटरनिटी होता है, एक पैटर्निटी होता है, देखो जरा ध्यान से। तो मात्र सत्तात्मकता मैटरनिटी का मतलब क्या होता है कि जो बच्चा है, बच्चे की पहचान किसके नाम पर होगी, हाँ मम्मी के नाम पर होगी। और पैटर्निटी पत्र सत्तात्मकता का मतलब जिन दोनों वर्ड पूछे जा चुके हैं तुम्हें लिखने को, है ना। तो इस तरीके से बेसिकली देखा जाए तो इस टाइम के समाज में मुख्यतः इन चीजों की व्यवस्था थी कि इस टाइम का समाज ऐसा था। तो बेसिकली तुमसे लिखने को पूछा जाएगा तो मेन मेन चीजों को तुम लिख सकते हो, बड़ी आसानी से लिख सकते हो। जैसे क्या है कि वहां देखा जाए तो एक जो पुरोहित है, पंडित है, उनकी बॉडी भी वहां से मिली हुई है। मतलब बॉडी मिली हुई, तो इस बेस पर अनुमान लगा लिया जाता है कि वहां पंडित वर्ग भी मौजूद था। और पंडित वर्ग मौजूद था तो बेटा किसके अंतर्गत आ जाएगा, वो विद्वान वर्ग के अंतर्गत आ जाएगा। तो ऐसा मान लिया जाता है कि वहां भूवस्थ। और कुछ एविडेंस जो मिले बॉन वगैरह, वो क्षत्रियों का प्रमाण देते ही हैं वो सारी चीजें, और ऐसी व्यवस्था वहां देखने को मिलती है। तो मेनली समाज उस टाइम का इस तरीके से चल रहा था।